कुछ घंटों बाद मधु हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। मीरा, अबीर, मोहन, आरती, शोभा और बलदेव उसे घेरे खड़े थे। तभी मधु को होश आने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई तो उसे घर के सभी लोग उसे घेरे नजर आए। उसे वो सब याद आने लगा जो उसके बेहोश होने से पहले हुआ था। वो तुरंत उठकर बैठी। उसने अपने हाथों में लगी ड्रिप से सुई खींचकर निकाली और उठकर जाने लगी। मधु बेटा, ये आप क्या कर रही है? शोभा ने उसे पकड़ते हुए पूछा। मधु रोते हुए शोभा से बोली, मुझे करण के पास जाना है दादी माँ, कहाँ है वो? शोभा कुछ कहती उसके पहले ही मधु की नजर बलदेव पर पड़ी। उसने तुरंत उनकी ओर देखा। पापा करण कहाँ है? वो ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे उनके पास जाना है। मधु, रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं हुआ है करण को, वो बिल्कुल ठीक है। पास खड़े बलदेव उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत उनकी हथेली पकड़ ली। आप सच कह रहे हैं ना पापा? वो ठीक है ना? तभी आरती उसकी बगल में बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, हाँ बेटा, करण भी ठीक है और मेरा आने वाला नाती भी बिल्कुल ठीक है। महादेव का हाथ है तुम तीनों पर, तो वो कैसे किसी को कुछ होने देते। मुझे उनके पास जाना है माँ। मधु उठकर खड़ी हुई, पर तभी शोभा ने उसे पकड़ लिया। बेटा, करण बिल्कुल ठीक है और आराम कर रहे हैं। आपको भी डॉक्टर ने कुछ दिन आराम के लिए कहा है। अभी अभी तो होश में आए हैं आप, थोड़ी देर बाद उनसे मिल लीजिएगा। मधु ने खुद को उनसे छुड़ाया और बोली, उन्हें बहुत चोट लगी थी दादी माँ। जब तक मैं अपनी आंखों से उन्हें सही सलामत नहीं देख लेती, मुझसे सांस भी नहीं ली जाएगी। प्लीज मुझे उनके पास जाने दीजिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी, पर 2 कदम चलते ही उसे चक्कर आने लगे और वो लड़खड़ाने लगी। शोभा ने तुरंत उसे पकड़ लिया, पर मधु ने अपनी बाह से उनका हाथ हटाया और वहां से जाने लगी। शोभा ने फिर से उसे रोकना चाहा। मधु, रुक जाए बेटा, जाने दीजिए उसे माँ जी, जाने दीजिए, वो नहीं रुकेगी। मोहन मधु को जाते देखकर बोले। शोभा ने परेशान होकर उनकी ओर देखा, पर वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, उन्हें आराम की जरूरत है। बलदेव ने मुस्कुराते हुए शोभा की दोनों बाहें पकड़ी और बोले, मोहन साहब ठीक कह रहे हैं माँ, मधु को रोकने का कोई फायदा नहीं है। वो आज किसी की बात नहीं मानेगी, इसलिए उसे करण के पास जाने दीजिए और आप फिक्र मत करिए। करण और मधु महादेव के आशीर्वाद से इतने बड़े हादसे में सही सलामत बच गए हैं, तो अब उन्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर करण भी बेहोश बेड पर लेटा था। शालिनी, नंदिनी और बाकी घरवाले भी वही उसके पास ही थे। करण के सिर और शरीर के कई हिस्सों में पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि ऋषभ से हुई लड़ाई में उसे बहुत सी चोटें आई थी। डॉक्टर ने उसे खून की बोतल लगाई हुई थी। मधु अपने रूम से बाहर आते ही करण को पुकारते हुए जोर से चीखी, करण। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही करण होश में आ गया। उसने अपनी नजरें घुमाई और मधु का नाम लिया। मधु भी हॉस्पिटल में उसे ढूंढते हुए फिर से चीखी, करण। उसकी आवाज इस बार करण के साथ साथ बाकी घरवालों के कानों में भी पड़ी। करण ने तुरंत अपने हाथ से उस सुई को निकाला जिसके सहारे उसे खून चढ़ाया जा रहा था और बेड से उठने लगा, तो अतुल ने आगे आकर उसे पकड़ लिया। करण, मधु ठीक है? करण ने उनकी ओर देखा तो उसे वो सब याद आया जो कुछ घंटों पहले हुआ था। उसने अतुल का हाथ हटाया और मधु की ओर बढ़ने लगा। अतुल उसे पकड़ने ही जा रहा था, पर शालिनी ने उनकी कलाई पकड़ ली और उन्हें करण को ना रोकने का इशारा किया। जाने दो उसे अतुल। अतुल ने अपने हाथ पीछे ले लिए और करण को लड़खड़ाकर जाते देखने लगा। करण अपने रूम से बाहर आया और जोर से चीखा, मधु। मधु के कानों में जैसे ही उसकी आवाज पड़ी, उसने तुरंत उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी। वो उस ओर बढ़ते हुए फिर से चीखने लगी, करण। करण भी उस ओर बढ़ा जहां से मधु की आवाज आई थी। दोनों खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद करण को मधु नजर आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू दोनों थे। मधु, करण ने आहिस्ता से उसे पुकारा तो मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा। करण को देखते ही उसके रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तेजी से करण की ओर बढ़ने लगी। करण भी लड़खड़ाते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ा। दोनों एक दूसरे के पास आए, पर पास आते ही उनके कदम रुक गए। करण ने मधु को ऊपर से नीचे तक देखा, उसे एक खरोंच भी नहीं लगी थी। उसे सही सलामत देखकर करण की आंखों से आंसू बहने लगे। मधु ने भी जब उसके शरीर पर इतनी सारी पट्टियां बंधी देखी तो रोते हुए उससे लिपट गई। करण ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मधु रोते हुए उसके चेहरे को चूमने लगी।
करण ने भी उसके माथे को चूमा और फिर उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आसपास से गुजर रहे लोग उन्हें ही देख रहे थे। तभी करण को अचानक अपने बच्चे का ख्याल आया। उसने तुरंत मधु की बाहें पकड़ी और परेशान होकर पूछा, मधु हमारा बेबी? मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है। करण ने सुकून की सांस ली। मधु उसके सीने से लगकर बोली, हमारा बच्चा भी आपकी तरह बहुत ब्रेव है ना? करण ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और मधु को फिर से सीने से लगा लिया। तभी मधु की नजर अपनी फैमिली पर पड़ी, जो उन्हें साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मधु झेपकर तुरंत करण से दूर हो गई। करण ने भी अपनी फैमिली की ओर देखा। बलदेव ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। बाकी सब भी करण को देखकर बहुत खुश थे। अतुल ने आगे बढ़कर करण को पकड़ा और बोले, करण तुम्हें और मधु को आराम की जरूरत है बेटा, चलकर आराम करो। चाचू हमें किसने बचाया? तभी करण ने पूछा। पर उसके इस सवाल पर सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वनराज ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोले, रूम में चलो बेटा, हम सब बताते हैं तुम्हें। करण कुछ नहीं बोला, पर सबके चेहरों पर परेशानी देखकर वो सोच में पड़ गया। वो अतुल के साथ आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोला, इतनी भयानक आग से हम बच कैसे गए? बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं था, तो फिर हम सही सलामत वहां से बाहर आए कैसे? क्योंकि ये तो नामुमकिन है कि बाहर निकलने का वहां कोई रास्ता हो, और वो मुझे नजर नहीं आया। और ये घर वालों के चेहरों पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मेरे सवाल करते ही ये सब एक दूसरे को क्यों देखने लगे? अतुल और मधु उसे रूम में ले आए। अतुल ने उसे बेड पर लेटाया और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। पुलिस ने ऋषभ को अरेस्ट कर लिया चाचू। करण के इतना पूछते ही अतुल एकटक उसे देखने लगे, पर फिर उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी करण ने अगला सवाल किया, अगर वो अरेस्ट हो गया है तो आप सबके चेहरों पर 12 क्यों बज रहे हैं? सब लोग उसकी ओर देखने लगे और मधु भी सोच में पड़ गई। तभी नंदिनी वहां आ गई। करण तुम्हारा खून बहुत बह गया था, इसलिए तुम्हें खून की बोतल लगी हुई थी, क्यों हटाई तुमने? मैं डॉक्टर को बुलाकर, नंदिनी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि करण ने उसे बीच में टोक दिया। मैं ठीक हूँ नंदिनी, तुम मधु को यहाँ से लेकर जाओ, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और मुझे सबसे पहले ये जानना है कि हमारी जान बची कैसे? क्योंकि वहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, तो फिर हम बचे कैसे? और अगर ऋषभ अरेस्ट हो चुका है तो आप सबके चेहरों के रंग मुझे उड़े हुए क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर बात क्या है? कोई कुछ नहीं बोल सका। तभी आरव आगे आकर बोला, भैया ऋषभ भैया इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है, तो हम लोग क्यों मातम मना रहे हैं? हमारे लिए तो वो बहुत पहले मर चुका है। और रही बात उसकी कंडीशन खराब होने की, तो ऋषभ जरूर खुद को सजा से बचाने के लिए ड्रामा कर रहा होगा। मुझे अभी और इसी वक्त उसे अरेस्ट करवाना होगा, क्योंकि आई एम श्योर कि वो इस वक्त हमें नुकसान पहुंचाने का कोई ना कोई नया प्लान बना रहा होगा। वो इतना कहकर फिर से बैठ से उठने लगा, पर शालिनी ने उसे पकड़ लिया। अगर उसे फिर से हमारे खिलाफ कोई खेल खेलना होता करण, तो वो तेरी और मधु की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी खतरे में कभी नहीं डालता, और ना ही खुद को पुलिस के हवाले करता। शालिनी के इतना कहते ही करण और मधु दोनों उन्हें हैरानी से देखने लगे। शालिनी ने करण को फिर से बेड पर बैठाया और बोली, एक हवलदार जो तुम्हें बचाने के लिए अंदर गया था, उसने हमें बताया कि वो बढ़ती हुई आग के चलते तुम तक पहुंच नहीं पा रहा था, पर उसे तुम दोनों साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने हमें बताया कि तुम दोनों पर जलती हुई छत गिरने वाली थी, पर ऋषभ ने तुम दोनों को उस छत के नीचे आने से बचा लिया। तुम दोनों ही बेहोश हो चुके थे, इसलिए उसने तुम दोनों को कंबल में लपेटा और खुद जख्मी होते हुए भी तुम्हें और मधु को अपने कंधे पर डालकर बाहर लेकर आया। उस हवलदार ने ही तुम दोनों को बाहर लाने में उसकी मदद भी की थी। उसने तुम दोनों को तो बचा लिया, पर खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। करण और मधु ये सब सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। शालिनी ने बहुत प्यार से करण के चेहरे को छुआ और बोली, मुझे नहीं पता करण कि उसने ये सब क्यों किया, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर उसने वक्त रहते तुम दोनों को नहीं बचाया होता तो हम हमारा सब कुछ खो देते। करण ने उनका हाथ अपने चेहरे से हटाया और उठकर वहां से चला गया। वो इतनी तेजी से उठकर गया कि किसी को कुछ और कहने का मौका ही नहीं मिला। मधु भी उठकर उसके पीछे चली गई। करण ऋषभ को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंचा, जहां बाहर ही बहुत सी पुलिस तैनात थी। तभी उसकी नजर इंस्पेक्टर साहब पर पड़ी और वो उनके पास आया। उसे देखते ही इंस्पेक्टर साहब बोले, मिस्टर खुराना, हमने ऋषभ को अरेस्ट कर लिया है,
आप टेंशन मत लीजिए, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, पर इस वक्त उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। करण ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में कमरे के अंदर आया। मधु और बाकी सब भी उसके पीछे ही अंदर आए। ऋषभ बेड पर लेटा हुआ था, उसे बहुत चोटें भी आई थी, उसका बदन भी कई जगहों से आग से झुलसा हुआ था। करण गुस्से में बोला, अगर मेरी और मधु की जान बचाने का नाटक करके तुम्हें ये लग रहा है कि अब तुम कानून की दी सजा से बच जाओगे ऋषभ, तो तुम गलत हो। ऋषभ मुस्कुरा दिया, अब मैं किसी सजा से नहीं बचना चाहता करण, क्योंकि मैंने जो गुनाह किए हैं उसकी तो सिर्फ एक ही सजा है, और वो है मौत। जिस लड़की की मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, और वो भी वो जिंदगी जो उसे 3 साल बिस्तर पर बेहोश पड़े रहने के बाद मिली थी। करण ने उसकी बातें सुनकर मुंह फेर लिया। ऋषभ ने करण के पास खड़ी मधु की ओर देखा और फिर से बोला, और मुझे बचाने में नंदिनी की मदद उस लड़की ने की जिसके पति की जिंदगी मेरी तरह ही खतरे में थी, और जिसके पेट में पल रहे अपने ही भाई के बच्चे की मैंने जान लेने की कोशिश की। ये सब सुनकर करण के साथ साथ बाकी सब लोग नंदिनी और मधु को हैरानी से देखने लगे। बेड पर लेटे ऋषभ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मधु की ओर देखा और बोला, मधु, ऊपर वाले के पास सबके कर्मों का लेखा होता है, और लोग ठीक ही कहते हैं कि हर इंसान को महादेव उसके कर्मों के हिसाब से ही खुशियां या फिर सजा देते हैं। जलने से जो जख्म मुझे आज मिले हैं, ये उन जख्मों की सजा है जो मैंने उस रात तुम्हें दिए थे। आज मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया क्योंकि मैंने एक बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मेरे कर्मों की सजा है मधु। और दूसरी ओर करण है, जिसके अच्छे कामों के बदले महादेव ने तुम्हें एक वरदान के रूप में उसे दे दिया। ऐसी मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती करण, जो उसके साथ मरने के लिए भी तैयार हो जाए। ऐसी मौत आंखों के सामने देखकर तो बड़े से बड़ा प्यार करने वाला भी अपने साथी का साथ छोड़ दे और अपनी जिंदगी पहले बचाए। पर मधु, वो ना सिर्फ तुम्हारे लिए उस धधकती आग में आई, बल्कि तुम्हारे साथ मुस्कुराते हुए मरने को भी तैयार हो गई। इतनी भयानक मौत को सामने देखने के बाद भी मैंने तुम दोनों की आंखों में एक पल के लिए भी डर और मौत का खौफ नहीं देखा। अगर कुछ देखा तो बेपनाह प्यार, ऐसा प्यार जिसके सामने भगवान भी झुक जाए। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तभी शांति उसके पास आई और रोते हुए बोली, ऋषभ, अब कुछ मत बोल, तुझे आराम की जरूरत है। नहीं मोम, आज कह लेने दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, और मुझे तो आपसे भी माफी मांगनी है, क्योंकि मेरी हरकतों ने आपकी परवरिश को भी एक गाली बना दिया है। मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। ये सच जानकर भी आपने मुझसे इतना प्यार किया जितना कोई सगी माँ भी अपने बच्चे से नहीं करती। फिर भी मैंने आपको और डैड को शर्मिंदा किया। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी मोम। उसकी बातें सुनकर वनराज और शांति रोने लगे। ऋषभ ने शालिनी की ओर देखा और अपनी कांपती आवाज में बोला, मम्मा मेरे पास आइए ना प्लीज, बस एक आखिरी बार। शालिनी तुरंत उसके पास आई। ऋषभ रोते हुए बोला, आप मेरी मम्मा हो, ये मेरी खुशकिस्मती थी मम्मा, पर मैं आपका बेटा हूँ, इसे मैंने आपकी बदकिस्मती बना दिया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। शालिनी रोने लगी। ऋषभ फिर से बोला, पर मम्मा, इस सच से तो आप भी मुंह नहीं मोड़ सकती कि मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही किया है, और जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैं जानती हूँ ऋषभ, शालिनी आंखों में आंसू लिए बोली। ऋषभ ने उनकी हथेली थामी। मैंने बहुत पाप किए हैं मम्मा, जिनकी कोई माफी नहीं है, पर आप मुझसे नफरत मत करना मम्मा, वरना मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्लीज मुझसे नफरत मत करिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। शालिनी कुछ नहीं बोल सकी, बस रोते हुए वहां से उठकर चली गई। उनके जाते ही ऋषभ ने नंदिनी की ओर देखा और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को जोड़कर बोला, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है नंदिनी, उसकी माफी नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे अपने किए सारे गुनाहों की माफी मांगता हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन की ओर देखकर सोच में पड़ गई। ऋषभ ने उदास होकर मधु की ओर देखा और बोला, पहले तुम्हारे पति और फिर तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान लेनी चाहिए मैंने मधु, पर फिर भी तुमने इंसानियत का रास्ता अपनाया और मेरे जैसे राक्षस को बचाने निकल पड़ी। तुमने और नंदिनी ने मेरे जैसे घटिया इंसान की जान बचाकर मुझे मेरी नजरों में इतना गिरा दिया है कि अब मैं शर्मिंदगी की वजह से जीना नहीं चाहता। कानून से पहले मैंने खुद ही अपने लिए सजा मुकर्रर कर ली है।
बस तुम दोनों से जाते हुए बस यही कहूंगा कि अगर हो सके तो मेरे गुनाहों को माफ कर देना। मैंने तुम्हें माफ किया ऋषभ, तभी मधु उसे बीच में टोकते हुए बोली। उसके इतना कहते ही वहां खड़ा हर इंसान उसे हैरानी से देखने लगा। करण ने गुस्से में उसकी बांह पकड़कर पूछा, पागल हो गई हो? इसे माफ करोगी तुम, इस जानवर को? मधु ने उसकी ओर देखकर अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ करण, करूंगी मैं ऋषभ को माफ। उस माँ के लिए जिन्होंने इसे जन्म तो दिया पर साथ मेरा दिया, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। बड़ी माँ के लिए माफ करूंगी जिन्होंने अपने बेटे का साथ मेरी खातिर छोड़ दिया। और ऋषभ ने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया है करण, तो आज उसकी वजह से मेरी मान का सिंदूर सही सलामत है। जिस बच्चे की जान लेना चाहता था, आज उसी बच्चे को बचाने के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, इसलिए मैंने इसे माफ किया। इतना कहकर उसने फिर से ऋषभ की ओर देखा और बोली, हाँ ऋषभ, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि गुनहगार को नहीं, गुनाह को खत्म करना चाहिए। और आज तुमने अपने किए गुनाहों को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि तुम्हें अपने किए का पछतावा भी है। आज तुमने अपने अंदर के राक्षस को उस आग में हमेशा के लिए जला दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया ऋषभ। ऋषभ हल्के से मुस्कुराया, थैंक यू मधु, मैं जानता था कि कोई और मुझे माफ करे ना करे, पर तुम मुझे माफ जरूर करोगी, थैंक यू। मधु ने भी मुस्कुराने की कोशिश की और करण की ओर देखने लगी, जो शायद उसके इस फैसले से खुश नहीं था। ऋषभ ने आरव और एनी की ओर देखा और बोला, करण से भले मैंने नफरत की हो, पर तुम दोनों से सिर्फ प्यार किया है और हमेशा करूंगा। उसके इतना कहते ही एनी और आरव की आंखों से भी आंसू झलकने लगे। एनी दौड़कर आगे आई और उसके सीने से लगकर रोने लगी। ऋषभ ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो आरव ने उसे सहारा देकर उठा लिया। एनी उसके सीने से लगकर रोने लगी। ऋषभ ने अपना चेहरा घुमाकर करण की ओर देखा और बोला, मुझे पता है करण कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, और मैं तुमसे माफी मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करना कभी नहीं छोड़ सकता। तुमसे मेरी नफरत ने ही आज मुझे यहाँ पहुँचाया है, इसलिए ये नफरत अगले जन्म में भी बरकरार रहेगी। बस अगले जन्म में मेरे भाई बनकर इस दुनिया में मत आना, क्योंकि आज अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता और जीत मेरी होती। आज अगर मैं तुमसे हारा हूँ तो उसकी वजह मधु और नंदिनी है। आज अगर मैं चाहता तो बहुत आसानी से तुम्हें मरता छोड़कर मधु को लेकर यहाँ से जा सकता था, पर तुम्हारे लिए मधु की बेइंतहा मोहब्बत और मम्मा के लिए मेरे प्यार ने मुझे तुम्हें बचाने पर मजबूर कर दिया। पर अगले जन्म में हमारी ये जंग जारी रहेगी। डन, करण उसकी आंखों में देखकर बोला। ऋषभ मुस्कुरा दिया और फिर शोभा से बोला, दादी देखा आपने, करण बचपन की तरह अगले जन्म में भी मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। अब तो आप समझ गई होगी ना कि हमारी लड़ाई में हर बार में ही गलत नहीं होता, ये भी गलत होता है, पर हमेशा डांट मुझे पड़ती है। शोभा ने रोते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। ये आपकी गलतफहमी है बेटा, कि हमें आप गलत और करण हमेशा सही लगते हैं। हमारा यकीन कीजिए ऋषभ, हम दिल से यही चाहते थे कि आप खुराना कंस्ट्रक्शन के एमडी बने, क्योंकि आप हमेशा से ही करण से ज्यादा काबिल लगते थे हमें। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले पर हम सवाल खड़े नहीं करना चाहते थे, और आप काम करण से बेहतर करते थे बेटा, पर आपके काम करने के तरीके गलत थे, जिसकी वजह से खुराना कंस्ट्रक्शन की शाख दांव पर लग सकती थी। इसलिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले को ही सही समझा, पर आपने इन सब का गलत मतलब निकाल लिया और ये सोचने लगे कि हम आपसे प्यार ही नहीं करते। पर ये सच नहीं है बेटा, हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि घर के बाकी बच्चों से करते हैं। और बेटा, करण आपके भाई है, दुश्मन नहीं है वो। आपके अच्छे काम की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं वो, पर आपने उन्हें अपना दुश्मन समझ लिया और दुश्मनी की आग में जलकर आपने नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और आपने अपने ही छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डाली। उनके होने वाले बच्चों को मारने वाले थे आप, पर फिर भी उन्होंने आपको माफ कर दिया ऋषभ। तो क्या आप सब कुछ भूलकर सिर्फ इतना याद नहीं रख सकते कि करण आपके छोटे भाई है? नहीं दादी, मैं अपने किए गुनाहों पर शर्मिंदा जरूर हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मुझे मेरे और करण की इस जंग में नंदिनी और मधु को बीच में नहीं लाना चाहिए था, पर मैं करण से नफरत करना बंद नहीं कर सकता। मुझे मौत मंजूर है दादी, पर करण को अपना भाई मानना मंजूर नहीं है। ऋषभ की ऐसी बातें सुनकर करण भी बोला, मैं भी तुझे अपना भाई कभी नहीं मान सकता ऋषभ, क्योंकि मेरे साथ जो तूने किया उसे तो मैं भूल भी जाऊं, पर नंदिनी और मधु के साथ जो तूने किया है
उसकी मेरी नज़र में कोई माफ़ी नहीं है, सिर्फ सज़ा है, और मैं तुझे सज़ा दिलवा कर रहूँगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगा, पर तभी ऋषभ ने टेबल पर रखी कैंची उठाई और उसे अपनी गर्दन में घोंप ली। ऋषभ, शांति ये देखकर जोर से चीखी। करण के कदम भी रुक गए और उसने पलटकर ऋषभ की ओर देखा। मधु ये सब देखकर घबरा गई और मोहन के सीने से लग गई। करण दौड़ता हुआ ऋषभ के पास आया तो ऋषभ उसकी ओर देखकर बोला, कहा था ना मैंने तुझसे करण कि मैं तुझे कभी जीतने नहीं दूंगा, कभी नहीं। इतना कहते ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। ऋषभ, ऋषभ, करण जोर से चीखा, पर ऋषभ जा चुका था। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। करण उसे उठाते हुए बोला, नहीं ऋषभ, तू ऐसे नहीं जा सकता। मैं कभी नहीं हारता, तो तू यूं मुझे धोखे से हराकर नहीं जा सकता। तुझे उठना होगा ऋषभ, क्योंकि हमारा हिसाब किताब इसी जन्म में पूरा होना है। अगले जन्म में मैं तुझसे फिर से नहीं लड़ना चाहता। उठ ऋषभ, उठ। तभी रोहित और अबीर ने उसे पकड़ा और पीछे हटाया। डॉक्टर ने वहां आकर ऋषभ को चेक किया और ना में अपना सिर हिला दिया। शांति फूट फूट कर रोने लगी। नंदिनी भी ये सब देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। करण ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें खोलकर ऋषभ की ओर देखा और बोला, इतनी नफरत मुझसे ऋषभ, इतनी कि मुझे हराने के लिए तुमने खुद अपनी जान ले ली। आज मैं जीतकर भी हार गया ऋषभ, और हमारी नफरत जीत गई। ये तूने अच्छा नहीं किया ऋषभ, नहीं किया। इतना कहकर वो भी वही जमीन पर बैठकर रोने लगा। मधु आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ी और उसके पास बैठी। उसने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ तो करण उससे लिपट कर रोने लगा। मधु भी ऋषभ की ओर देखकर रोने लगी। लेखिका कविता वर्मा।